तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो साथियों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। अब आपको बताना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, लेकिन बच्चों अगर HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो वो 12 होती है। ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रवादार ठोस है। अब रवादार ठोस कौन सा होता है? जो विषमदैशिकता को दर्शाता है वही हमारा रवादार ठोस होता है। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है वही रवादार ठोस होता है। तो हीरा दिख रहा है ना बच्चों, हीरा है, ग्रेफाइट है या फिर क्वार्ज है, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कांच हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब अक्रिस्टल यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। अच्छे से क्लास को ध्यान से देखो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखो पूछा जा रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। अब बता दो, यहाँ पूछा गया द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है बच्चों। ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, फोर्थ नंबर सवाल है, फ्रंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, किसमें होते हैं? फ्रंकल तथा शॉर्टकी दोष ये क्रिस्टल के दोष होते हैं बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, और याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 नंबर में भी पूछेगा। फ्रंकल तथा शॉर्टकी दोष में अंतर को स्पष्ट करें, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कौन सा तत्व होता है? ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करेंगे और सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। कौन निकल पाते हैं? विलायक के कण जो होते हैं वही निकल पाते हैं। विलायक के अणु कह सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और बच्चों क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब ही करते चलिएगा बच्चों। देखो 7 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे बच्चों आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो, तो जरूर याद रखोगे। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ देखो क्वथनांक का उन्नयन हमें दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन में समान होती है कौन? समपराशरी विलयन में कौन समान होती है भाई? जल्दी से बता दो। 9 का करेक्ट आंसर वो होती है मोलर सांद्रता समान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, मोलरता प्रदर्शित होती है किसके द्वारा? अगर पूछे बच्चों मोललता, मोललता पूछे अगर आपसे तो मोललता व्यक्त होता है मोल पर केजी में, मोल पर केजी में। लेकिन अगर उसी जगह हो क्या मोलरता, मोलरता होता है मोल पर लीटर में। अब देखो कौन सा पूछा गया, मोललता, मोललता प्रदर्शित होते हैं मोल पर केजी में। कौन सा होगा? मोल प्रति किलोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो मोललता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक कौन सा होगा? सोडियम नाइट्रेट। कौन सा बच्चों? सोडियम नाइट्रेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, NaNO3 जिसे कहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। याद रख लो बच्चों, कैथोड पर हमारा सोडियम
सोडियम धातु मुक्त होता है और एनोड पर कौन सा बच्चों, क्लोरीन वाला गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल्दी से बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा सेल है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? उसका नाम बताओ आप लोग। उसका नाम होता है ईंधन सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ये तो सबको पता है, जल्दी से बताओ बच्चों। वो हमारा होता है मैग्नीज। कौन सा बच्चों? मैग्नीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, सर्वाधिक चालकता किसका होता है? सबसे अधिक जो चालकता होता है वो किसका होता है? वो होता है चांदी का। ये सब तो आसान सा सवाल है बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लगाते चलो। देखो 16 नंबर सवाल है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या होता है? सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या होगा बच्चों? ये होता है कौन सा? डेल्टा जी नोट क्या होता है? ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो बच्चों हमने तीनों के लिए बताया था। पहले क्या बताया था? पहले बताया था शून्य के लिए। यहां ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है प्रथम, उसके बाद कौन सा पूछता है? प्रथम के बाद पूछता है द्वितीय वाला। देखो अगर पूछे शून्य कोटि के लिए तो शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम के लिए सेकेंड इनवर्स, और ये द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यही वाला तो होगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया आपका, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। लगता है कि ये वाला सही है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो देख रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, गति समीकरण इतना दिया गया है तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो बच्चों हमने क्या बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहां से कर लो ना बच्चों, 3/2 है, यहाँ पे लिखो। अब प्लस में कौन सा होगा? -1/2 हो जाएगा। यहां से अगर निकालते हो तो 2 का करते हो तो 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा? 3 प्लस -1 हो जाएगा। फिर यहां से करो, 3 में से कितना बचेगा भाई? 3 में से अगर 1 को घटा तो 2/2 बचेगा, कटा तो बचा 1 बचा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? 18 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? जल्दी से बता दो, फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में बता दो। तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? तातक क्षणिक वेग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? तातक क्षणिक वेग। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 21 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा घटता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद करते चलो प्रश्नों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर सवाल देखो, मॉन्ड विधि द्वारा कौन धातु को शुद्ध किया जाता है? मॉन्ड विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है बच्चों? ये बताना है आपको। तो ये होता है कौन सा? निकेल का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सा भाई? प्लेटिनम हो जाएगा। सोना होता तो वो भी लगा देते। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। किसमें बच्चों? सॉल में। याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का। क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी ही होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं सर विलियन में होता है। भाई मेरे गलत आंसर है। ये गेस्ट पेपर सब में गलत आंसर दिया रहता है और बच्चे याद कर लेते हैं। ये पाया जाता है सॉल में बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का जो प्रमुख कारण होता है वो आवेश होता है। और ये लायोफिलिक कोलाइड कौन सा? गोंद हो जाएगा, गम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? एक परतें होती है। कितनी बच्चों? एक परतें, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो
27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल में। 20 से 40 बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण होता तो वो होता 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल, याद रखोगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी अगर पूछता है तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो पूछा, 28 नंबर सवाल है, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है किसको? गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है हेमेटाइट को। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है बच्चों? Fe2O3 होता है। Fe2O3 एक प्रकार का ऑक्साइड होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 29 नंबर सवाल है, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? व्यावसायिक लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है बच्चों, वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा, याद रखोगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा? ये तो आसान सा है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का क्या होता है बच्चों? बॉक्साइट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना और नए जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? मैग्नीशियम का पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। मैग्नीशियम का कार्नेलाइट होता है क्या? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ऐसे अगर मेलेकाइट पूछे तो ये किसका? कॉपर का होता है। कैसिटेराइट किसका होता है बच्चों? ये लगता है टीन का होता है। और गैलेना तो ये पीवी का होता है, लेड का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अयस्क कहते हैं। और अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अधात्री कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है? कौन सी धातु है बच्चों, ये बता दो। एल्यूमिनियम होगा क्या? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? निम्नलिखित में कौन है जिसे हम लोग NaOH कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। वो होता है कॉस्टिक सोडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है उसका नाम नाइट्रेट होता है। क्या बच्चों? नाइट्रेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल है, और निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस जो होता है बच्चों, उसका नाम बताओ। तो वो होता है रेडोन। कौन सा बच्चों? रेडोन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, टेल्यूरियम होता है, पोलोनियम होता है, यही सब तो होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे ग्रुप 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड संपर्क विधि से, ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से, प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे, और हाइबर विधि से अमोनिया बनता है, NH3 बनता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? हीलियम। हीलियम एकल परमाणविक गैस है बच्चों, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 39 का बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 40 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है? उत्कृष्ट गैसों का जो मुख्य स्रोत है वो वायुमंडल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वायुमंडल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? O2। O2 क्या होगा? अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, वो कौन सा होगा? क्या वो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, आयोडीन आयोडीन के बीच, या फिर कौन सा ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच? कौन सा होगा बच्चों? ये बताओ 42 नंबर सवाल का जवाब। तो वो हमारा होता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? दोनों की तरह जो व्यवहार करता है उसका नाम होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, आपके सामने है देखो,
ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ढलवा लोहा है बच्चों आपके पास, तो वो कौन सा होगा? 0.4%। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखोगे ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2 से 4% के बीच होता है। 45 नंबर सवाल है, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या होता है? जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव पता है क्या बच्चों? जल्दी से बता दो कौन कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। वो होता है हमारा कॉपर जिंक निकेल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व कौन सा होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला। डी ब्लॉक कहाँ है बच्चों? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे ये एफ ब्लॉक वाला क्या होता है? एफ ब्लॉक वाला क्या होता है बच्चों? ये होता है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वही ने दिए थे, वर्नर साहब ने। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी होगा 47 का बच्चों। चलो 48 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 48 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल है, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है बच्चों? मोहर लवण का सूत्र बताना है आपको। जल्दी से बताओ 49 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। वो होता है हमारा FeSO4 NH4 इंटू होल ट्वाइस होगा SO4 इंटू 7H2O। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग फेरस अमोनिया सल्फेट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? वही वाला बात हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बताओ Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है बच्चों? अगर देखो सोडियम की पूछे तो 4 होता है, ऑक्सीजन का पूछे तो 8 होता है, सोडियम का पूछा बी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो बनता है उसका नाम है मेथेन। क्या बच्चों? मेथेन बनता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? कास्ट स्पिरिट मेथनॉल कहलाती है बच्चों, यानी कि CH3OH कहलाती है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 54 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। देखो प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद पूछा जा सकता है 2 डिग्री, उसके बाद पूछा जा सकता है 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पूछा जा सकता है। अगर बच्चों प्राइमरी के लिए पूछे तो क्या लगाओगे? प्राइमरी के लिए हमारा क्या होता है? CH होता है, CH2OH होता है। उसके बाद सेकेंडरी के लिए CHOH होता है। उसके बाद ये टर्शियरी के लिए COH होता है, COH होता है बच्चों। ये याद रखना, आपसे जो पूछा गया वो होता है ये वाला। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CH2OH। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है, फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों? 55 का राइट आंसर बताओ क्या होगा? वो होती है अम्लीय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 56 नंबर सवाल है, ईथर कैसे होते हैं बच्चों? अब ईथर के बारे में बताओ कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है ये बता दो। ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सेकेंडरी एमीन का पूछा गया आपसे, अब बता दो क्या होगा। यहां भी पूछा जा सकता है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये फॉर्मूला पूछा जाता है बच्चों। क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे करके आता है, तो आपको लगाना तो पड़ेगा ना बच्चों। अब बता दो 58 का क्या लगा रहे हो आप लोग? यहाँ सेकेंडरी एमीन की बात हो रहा है और आप आंसर लगा रहे हो वो हमारा NH2 होता है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। उसी से ये सारा ये 3 जो है ये इसी से बना। अगर 1 डिग्री पूछे तो ये NH2 और 2 डिग्री में NH होता है, NH ऐसे करके लिख देना। उसके बाद ये हमारा क्या होता है? सिर्फ N होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6। राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 60 नंबर सवाल है, C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होगा? C2H5NH2 का IUPAC नाम आपको पता हो तो चैट सेक्शन में बता दो। 60 नंबर सवाल का जवाब आप लगा दो सर एथाइल एमीन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, NH3 में N का संकरण क्या होगा? NH3 में N का संकरण sp3 होता है। NH3 में N का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है बच्चों। चलो 62 नंबर सवाल है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसका नाम क्या होता है? एडिपिक अम्ल होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है किसका? पॉलीथीन बहुलक है इथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है मेरे भाई? इथीन का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 64 नंबर सवाल है, कार के टायर में प्रयुक्त कौन सा होता है? कार के टायर में ब्यूना रबर होता है क्या बच्चों? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसे हम लोग सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 65 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन ही तो हो सकता है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा होगा बच्चों? प्रोटीन होगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल देखो, प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा स्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा स्थायी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बच्चों। 67 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल देखो, फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। फलों की शर्करा क्या कहलाएगी बच्चों? फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कौन सा होगा? सैकरीन होगा, स्पार्टेम होगा, सोडियम साइक्लोमेट होगा। इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड पढ़े हो ना भाई? कौन सा पढ़े है सर? विटामिन सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड नाम है ना इसका। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन का नाम है ये। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, विटामिन वाले टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में एकदम कम से कम 3 से लेके 5 नंबर का गारंटी हम ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये यहाँ से हर एक बार आता है। तो जरूर याद रखिएगा, विटामिन ऐसे पूछेगा कि विटामिन से आप क्या समझते हो, तो लिख दोगे कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक हमारा होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। अगर पूछे जल में घुलनशील विटामिन तो कौन सा होता है? बी होता है और सी होता है। और वसा में कौन सा होता है? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। यानी कि ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। बच्चों इतना को याद रखोगे, ऐसे अच्छे से पढ़ लेना, ये हम गारंटी लेते हैं भाई, यहाँ से हर एक बार प्रश्न आता है, अब की बार भी आएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।